हेलो एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग आज के सेशन को, आज की क्लास को अपनी अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है, आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? आज हम लोग फर्नीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जैसे ये हम लोगों का मैनेजमेंट चल रहा है ना, मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पेपर अब हम लोगों का क्या है, एक बॉर्डर पे आ गया। अभी हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, फर्नीचर है, उसके बाद एक दो टॉपिक और है, एक दो दिन की क्लास है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो है आप लोग अपनी इच्छा से बताते हैं कि कौन सा पेपर स्टार्ट करूं, तो कमेंट करके बताना चाहें तो उसको बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग के अकॉर्डिंग पेपर स्टार्ट करूंगी, नहीं तो मेरी जैसी इच्छा मैं उस पेपर को स्टार्ट करूंगी। ओके, तो अब मैनेजमेंट हम लोगों का एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? आज हम लोग फर्नीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? घर निर्माण योजना के बारे में पढ़ा। ज़मीन कहाँ लेनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। फिर हमने ज़मीन ले लिया, फिर नक्शे के बारे में पढ़ा, कैसा कैसा नक्शा होता है, कितने प्रकार के नक्शे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने घर भी बनवा लिया। अब घर बनवाने के बाद हमको किसकी ज़रूरत है? इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक सज्जा की ज़रूरत है। मेरा घर बन के तो तैयार हो गया जो है, बट क्या है, बिना किसी आंतरिक सज्जा के वो क्या है, ईंट पत्थर बालू सीमेंट का एक ढांचा मात्र कहा जाएगा। घर बन के तैयार हो जाएगा तो क्या वो रहने लायक होगा? अगर बस घर का ढांचा बन के तैयार हो गया है, उसमें कुछ है नहीं, पेंटिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह नहीं हुआ है, या फिर फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें जब नहीं है तो वो क्या होगा? घर ढांचा मात्र होता है। हमने आंतरिक सज्जा के बारे में क्या बताया कि आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन क्या है? ये घर को रहने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? आंतरिक सज्जा कहलाता है। इसके पहले घर क्या रहता है? वो रहने योग्य नहीं होता है। बट जो है इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है कि घर को रहने योग्य बनाता है, यानी घर को पेंटिंग वगैरह करवाता है, उस पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनवाया जाता है। हमारे खिड़कियों दरवाजे पर क्या किया जाता है? पर्दे की व्यवस्था की जाती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है। ये सारी जब व्यवस्था हो जाती है तो वह घर क्या कैसा हो जाता है? रहने योग्य हो जाता है। तो कल के टॉपिक में हमने वो आंतरिक सज्जा के बारे में डिस्कशन किया। हमने ये भी बताया कि आंतरिक सज्जा में क्या होता है कि दो तीन चीज़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसमें? आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन में हमने बताया था कि इन तीन चीज़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला क्या है हमारा? पर्दा हो गया। सेकंड हमारा क्या है? फर्नीचर हो गया। और लास्ट क्या है? प्रकाश यानी लाइट की व्यवस्था। किसी भी घर में प्रकाश नहीं है तो वो रहने योग्य नहीं होगा, अंधेरे में व्यक्ति नहीं रह सकता। तो ये इन सब की भूमिका, इन सब का मेन रोल होता है किसमें? इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक सज्जा में। तो हमने कल क्या पढ़ा था? पर्दे के बारे में पढ़ा था। पर्दा हमारा दीवार के अकॉर्डिंग किस तरह का पर्दा होना चाहिए। अगर दीवार डिजाइनदार है तो पर्दा सादा होना चाहिए, अगर डिजाइनदार पर्दा है तो दीवार सादी हो तो डिजाइनदार पर्दा, या छोटे दीवार का रूम है तो हमको सादे पर्दे का यूज करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने क्या पर्दे के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फर्नीचर क्या और कैसे होता है। हमारे एग्जाम में कोई भी टॉपिक को हम इजी नहीं मान सकते। कंपटीशन इतना हाई लेवल का होता जा रहा है कि जिसको आप नहीं सोचते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फर्नीचर से क्वेश्चन नहीं आया, फर्नीचर से क्वेश्चन आया भी है। अभी आप लोग पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक, ओके। अब जैसे फर्नीचर का नाम लेने पे ही सबके माइंड में क्या आता है? क्या कल्पना करते हैं लोग? माइंड में तुरंत से किसकी रूपरेखा आ जाती है? सोफा की, कुर्सी की। फर्नीचर का नाम लेने पे ही कुर्सी हमारे दिमाग में आ जाता है, कुर्सी की रूपरेखा आ जाती है, सोफा का। लेकिन फर्नीचर का मतलब बस कुर्सी नहीं है। कितने लोग यही समझ फर्नीचर का मतलब कुर्सी है? फर्नीचर का मतलब बस कुर्सी नहीं है।
फर्नीचर का मतलब ये है, जैसे आपके घर में क्या हुआ, सोफ़ा हो गया, ये भी फर्नीचर, सोने के लिए बेड चाहिए, वो भी फर्नीचर के अंतर्गत, सामान रखने की अलमारी हो गई, कबर्ड वगैरह, ये भी हमारा बॉक्स हो गया, छोटे छोटे सामान, मचिया, पीढ़ा, जितने भी हैं ये सारे हमारे क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो घर बन के तैयार हो गया। जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो व्यक्ति सोएगा कहाँ, बैठेगा कहाँ, तो इसलिए इन सब की भी ज़रूरत होती है। तो फर्नीचर हम केवल ये नहीं कह सकते कि कुर्सी हमारा फर्नीचर, हमारा बेड, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, सेंटर टेबल हुआ, छोटा सा पीढ़ा हुआ, छोटा सा मचिया हुआ, फोल्डिंग हुआ हमारा, या फिर कपड़े रखने की अलमारी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, और क्या है, अलमारी, मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो है ये क्या है, फर्नीचर हमारे हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्नीचर लकड़ी के ही हो, ये फर्नीचर हमारे लकड़ी के भी हो सकते हैं, फाइबर के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं, और स्टील के भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी धातु के हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, अब क्या है, स्टील में भी आपका बेड आने लगा है और स्टील में भी सोफे आने लगे हैं। तो किसी भी धातु के हमारे फर्नीचर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्नीचर हमारा लकड़ी का ही हो। आई बात समझ में? फर्नीचर क्या है, तो ये माइंड से निकाल लीजिए कि बस कुर्सी और सोफ़ा ही हमारा फर्नीचर है। फर्नीचर हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह, जितने भी ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फर्नीचर के अंतर्गत आती है। ओके, और क्या है, अब हम देखेंगे फर्नीचर का उपयोग एवं महत्व। इसका उपयोग क्या है, उपयोग एवं महत्व। फर्नीचर का उपयोग क्या है, इसका भी बहुत उपयोग है। सबसे पहले क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे, मान लो अगर बेड नहीं है तो क्या आप नीचे सोओगे, नीचे किसका, अब ऐसा तो नहीं कि बेड के ऊपर चढ़ के आपको चूहा काटने चल देगा, ऐसा चूहा बेड के ऊपर जाके आपको काटेगा या तंग करेगा। मतलब ज़मीन पे क्या होता है, कीड़े वगैरह, सांप, चूहा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इन सब के काटने का, इन सब के ऊपर चढ़ने का डर रहता है। तो इन सभी से ये हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सांप, कीड़ों मकोड़ों से हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, सांप, कीड़े मकोड़े से, इन सभी से हमको यह सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, यह हमें क्या सा सुरक्षा प्रदान करता है, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा का मतलब जैसे ठंड है, प्रेजेंट टाइम क्या, अभी क्या है, ठंड चल रही है ना, अगर आप फ्लोर पे सो जाते हैं, बिना बेड पे बस सोइए, या सोफे पे मत बैठिए, आप फ्लोर पे बैठिए या फ्लोर पे सो जाते तो क्या, या उस पर कुछ आप बिस्तर भी बिछा लीजिए, तब भी नीचे क्या होता है, ठंड लगती है ना, तो ठंडा लगता है। तो ये हमें प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठंडी गर्मी इन सभी से भी हमें क्या होता है, फर्नीचर सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड हमारा क्या है, यह हमें आराम की भी अनुभूति प्रदान करता है। किसकी, आराम की। आप सोफे पे बैठते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं, थके माने कहीं से आए हैं, आप वहाँ बैठ गए तो कंफर्टेबल बेड पे लेट जाइए, बेड पे लेटने के लिए ही बना है, सोने के लिए बना है, तो उससे आपको क्या होता है, आराम महसूस होता है। तो फर्नीचर हमें आराम प्रदान करते हैं। और सामान के संग्रह में आसानी। किसके संग्रह में, सामान के संग्रह में क्या होती है, आसानी होती है। सामान के संग्रह में आसानी का मतलब, जैसे आपका अलमीरा है तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने कपड़े वगैरह को सुरक्षित रख सकते हैं। बाहर कहीं रख देंगे चुईया काट देगी, सीलन वगैरह लगेगा, तो इन सभी से हमें क्या करता है, इन सभी को हम संग्रह करते हैं। सभी चीज़ों का, कपड़े का संग्रह हो गया, कागज का हो गया, पैसे वगैरह का हो गया, जेवर गहना का, तो इन सभी का संग्रह हम कहाँ करते हैं, अलमारी में करते हैं या बॉक्स वगैरह में करते हैं। तो सामान के संग्रह में भी आसानी होती है। कैसे, हमारे फर्नीचर के सामान के संग्रह के लिए भी हमारा फर्नीचर उपयोगी होता है। हम क्या करते हैं ना कि अपने कपड़े को, जैसे गर्मी आई तो गर्मी के कपड़े को अलमीरा में डाल दिया, और ठंडक आया तो ठंडक गया तो गर्मी को निकाल के ठंडे को उसमें रख दिया, तो उसमें सुरक्षित है। संग्रह किया, स्टोर किया हुआ सामान उसमें सुरक्षित। या कोई इंपॉर्टेंट हमारे कागज हैं तो उनको भी हम अलमीरा में सुरक्षित रखते हैं। पैसे वगैरह हो गए, जेवरात हो गए, सारी चीज़ें हम इन सभी का संग्रह कहाँ करते हैं, अलमारी में करते हैं।
और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुमूल्य चीज़ों के सामान के संग्रह में, बहुमूल्य चीज़ों के संग्रह में क्या होता है, या फर्नीचर उपयोगी होते हैं। इस तरह से कई मतलब इसके महत्व है, कई उपयोगिता है हमारे फर्नीचर की। ओके, तो इसलिए हमको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फर्नीचर का इतिहास क्या, फर्नीचर कैसे, कहाँ से शुरू हुआ और कितने प्रकार के फर्नीचर कैसे क्या होते हैं। अब हम लोग फर्नीचर के इतिहास के बारे में देखेंगे, फर्नीचर की हिस्ट्री। ओके, समझेंगे इसको, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, फर्नीचर का इतिहास। ओके, तो फर्नीचर के इतिहास को हम दो तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? दो तरह से, दो टाइप से समझ सकते हैं। फर्नीचर का हमारा जो इतिहास है, इसको प्राचीन शैली फर्नीचर की जो है, और क्या है हमारी आधुनिक यानी विदेशी शैली। विदेशी शैली को ही हम आधुनिक शैली भी कहते हैं। विदेशी फर्नीचर के बारे में समझेंगे और प्राचीन फर्नीचर के बारे में समझेंगे। प्राचीन फर्नीचर जो हमारा है, ये 15वीं शताब्दी से संबंधित है। किससे? 15वीं शताब्दी से क्या है, संबंधित है। प्राचीन फर्नीचर हमारा किससे संबंधित है? 15वीं शताब्दी से संबंधित है। और क्या है, इसका जो डिजाइन है वह ग्रीक और रोमन से प्रभावित था। किससे? ग्रीक और रोमन लोगों से प्रभावित था। फर्नीचर का जो नमूना यानी डिजाइन है, 15वीं शताब्दी यानी प्राचीन समय में जो फर्नीचर होता था, उसका नमूना और डिजाइन जो होता था, वो किससे प्रभावित था? डिजाइन किससे प्रभावित था? ग्रीक से, ग्रीक और रोमन लोगों से प्रभावित था, से प्रभावित, यानी वहाँ से इसका जो डिजाइन होता था, जो नमूना होता था, जो जिस टाइप के फर्नीचर होते थे, वो कहाँ से प्रभावित थे? ग्रीक और रोमन के लोगों से प्रभावित थे। अब इस समय क्या था, प्राचीन टाइम में क्या था कि इसकी वैरायटी यानी फर्नीचर की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। प्रेजेंट टाइम में हम चले जाएंगे फर्नीचर देखने तो हमको तरह तरह के फर्नीचर देखने को मिलते हैं, बट अब इस तरह का कई टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। बट प्राचीन समय में क्या था कि फर्नीचर की वैरायटी क्या थी? बहुत ज़्यादा नहीं थी। फर्नीचर की वैरायटी कैसी थी? कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो रहते थे उसी में से लोग लेते थे। ओके, और फर्नीचर जैसे क्या होता था, इसको किसका? पवित्रता का सूचक माना जाता था। किसका? पवित्रता का सूचक माना जाता था, का सूचक। जैसे राजा महाराजा लोग क्या करते थे? इसका यूज करते। तो जो जिसके घर में फर्नीचर, उसको क्या पवित्र माना जाता था कि पवित्र लोग इसको, मतलब अच्छे लोग ही इसको यूज करते हैं, तो इसको पवित्रता का सूचक माना जाता था। ओके, जैसे अलग सी अनुभूति होती है ना, मान लो आपको मिल जाए कोई सत्तावादी कुर्सी, उस पर बैठिए तो उस पर अलग से अनुभूति आएगी ना कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो रानी हूँ। तो उसी तरह से इसको क्या पवित्रता का सूचक माना जाता था। कब? प्राचीन टाइम के जो फर्नीचर होते थे। आई बात समझ में? हमारे जो प्राचीन फर्नीचर प्राचीन टाइम में थे, वो किससे? 15वीं शताब्दी से संबंधित थे, और इसका नमूना और डिजाइन जो था ग्रीक और रोमन से प्रभावित था। और क्या उस समय वैरायटी जो थी वह कम थी, बहुत ज़्यादा हमारे फर्नीचर की वैरायटी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और इसे पवित्रता का सूचक माना जाता था। अब हमारी जो विदेशी शैली के फर्नीचर हैं, वो भी कई प्रकार के हैं। क्या है? वो भी कई प्रकार के हैं। रिनेसेंस इसको हम शैली भी कह सकते हैं कि विदेशी फर्नीचर की ये रिनेसेंस क्या है? हमारी फर्नीचर की शैली है। बारोक, रोकोको, क्या है? रोकोको, रोकोको,
ये क्या है? विदेशी शैली के फर्नीचर के प्रकार हैं। नियो क्लासिक, ओके। तो ये क्या है? जो हमारे विदेशी मतलब आधुनिक टाइम के जो फर्नीचर है उसमें क्या था? उसमें रिनेसेंस, बारोक, रोकोको और नियो क्लासिक, इस टाइप के जो इस शैली के फर्नीचर इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा रिनेसेंस था ये कैसा था? ये इटली का है। कहाँ का है? रिनेसेंस कहाँ से आया? ये रिनेसेंस कहाँ से आया? ये इटली से आया। मतलब इसकी शुरुआत, रिनेसेंस की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। कहाँ से हुई रिनेसेंस की शुरुआत? इटली से हुई। और 1400 से 1800 के मध्य तक यह रहा। 1400 से 1800 के मध्य तक इसका क्या रहा? प्रचलन रहा। कब से? 1400 से 1800 तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। इसके टाइम के बारे में पूछता है। रिनेसेंस का कब तक टाइम है? 1400 से 1800 के मध्य तक यह रहा, ओके। और क्या है? यह कैसा होता था? यह क्लासिकल होता था। कैसा होता था? यह इस टाइप का जो फर्नीचर होता था वह क्लासिकल होता था। क्लासिकल का मतलब जैसे उसमें राजा क्या जैसे कुर्सी होता उस टाइप का, जैसे राजाओं की कुर्सी ना बड़ी बड़ी होती थी, तो इसमें जो रिनेसेंस के अंतर्गत जो फर्नीचर आते थे वो काफ़ी लंबे होते थे। क्या होते थे? लंबे होते थे। और उस सोफे में क्या होता था? जैसे ये सोफा है तो सोफे में क्या होता था? यहाँ सब कहीं शेर की डिजाइन बनी हो या फिर मोर की डिजाइन बनी हो। यहाँ शेर का मुंह बन गया, यहाँ मोर का बन गया, हिरन वगैरह बन गए। तो इस तरह के उसमें क्या जानवरों की कलाकृतियाँ की जाती थी। क्या होती थी? ढेर सारी कलाकृति हुई जाती थी। किसमें? कलाकृति किसमें हुई जाती थी? रिनेसेंस के अंतर्गत जो आते हैं, जो हमारे फर्नीचर आते थे उसमें ढेर सारी कलाकृतियाँ किसकी? जानवरों की हुई जाती थी। शेर, मोर, इन सभी का, हिरन, मछली, इन सभी का क्या होता था? कलाकृति बनी रहती। इससे बड़ा सा सोफा होता था, कुर्सी होती थी, उस पर डिजाइन बनी रहती। क्लासिकल वैसे राजाओं वगैरह का होता था, उस टाइप का होता था। और ये क्या होता था? ये जो है औपचारिकता को प्रदर्शित करता है। रिनेसेंस का क्या करता है? ये औपचारिकता को प्रदर्शित करता है। औपचारिकता का प्रदर्शन। रिनेसेंस हमारा क्या है? औपचारिकता का प्रदर्शन करता था। और क्या ये है? इससे जैसे इस पे बैठने से हमको क्या? शांति, किसकी? शांति, प्रतिष्ठा, पावर, इन सभी का अनुभूति होता था। शांति, प्रतिष्ठा, गंभीरता, पावर, इन सभी की क्या अनुभूति होती थी। क्या होता था? गंभीरता, शांति, प्रतिष्ठा, गंभीरता को ये क्या करता था? प्रदर्शित करता था। ओके, प्रदर्शित करता था। अब रिनेसेंस शैली जो है फर्नीचर की, ये क्या है? रिनेसेंस शैली फर्नीचर की है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। और कब? 1400 से 1800 के मध्य। और ये क्या है? ये क्लासिकल लुक इसका होता था। जैसे राजा महाराजाओं की गद्दी होती है उस टाइप का यह होता था। और इसमें ढेर सारी कलाकृतियाँ की जाती थी, यानी जानवर वगैरह का, जैसे मछली हो गया, शेर हो गया, मोर हो गया और आपका हिरन वगैरह, तो क्या होता था? वो उस पे बने रहते थे। ऐसे डिजाइन देखने को मिलते थे जिसपे ढेर सारी कलाकृतियाँ की रहती थी। ये लंबे बड़े होते थे और क्या करते थे? ये औपचारिकता का प्रदर्शन करते थे। किसका? औपचारिकता का। और इससे शांति, प्रतिष्ठा, गंभीरता का भी प्रदर्शन होता था। किससे? रिनेसेंस से। अब हम लोग देखेंगे बारोक के बारे में। किसके बारे में? बारोक जो है हमारा क्या है? बारोक हमारा जो है ये भी कहाँ का था? ये भी इटली का ही था। बारोक शैली का जो फर्नीचर था ये भी हमारा कहाँ का था? इटली का ही था। और क्या था?
ये भी हमारा रिनेसेंस शैली के समान ही था। किसके समान? रिनेसेंस के समान हमारा बारोक भी होता था। जैसे रिनेसेंस शैली में हमने क्या बताया, क्लासिकल होता था, इसमें ढेर सारी कलाकृतियां मोर वगैरह, पंछी, जानवर वगैरह की बनी रहती थी ना। सेम वही काम बारोक में भी, बारोक शैली के अंतर्गत जो फर्नीचर आते थे उसमें भी होता था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी भी शुरुआत इटली से हुई थी। और क्या मतलब इसका टाइम क्या है? 1550 से 1750 के मध्य तक। 1550 से 1750 के मध्य तक यह शैली प्रयोग में आई। कब से? 1550 से 1750 तक। अभी पूछ ले बारोक क्या है तो आप कैसे बताएंगे कि जब पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको इसका ज्ञान नहीं रहेगा। तो बारोक क्या है? यह विदेशी जो शैली है उसके अंतर्गत बारोक शैली, बारोक क्या है? विदेशी शैली के अंतर्गत आने वाला फर्नीचर है। ओके। और बारोक की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। या रिनेसेंस के समान ही इसमें नमूना डिजाइन सारे होते हैं। और 1550 से 1750 तक इसका क्या प्रचलन में यह डिजाइन रहा। ओके। और रोकोको, अब हम लोग क्या देखेंगे? रोकोको, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। रोकोको की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। या 1715 से 1775 के मध्य तक इसका प्रचलन रहा। कब से? 1715 से 1775 तक इसका प्रचलन रहा। इसमें क्या होता है? जैसे हमने क्या बताया, हमने बताया रिनेसेंस में लंबे सोफे होते थे, तो रिनेसेंस के समान ही हमारे बारोक में भी लंबे सोफे होते थे। और रोकोको में क्या होता था? इसमें छोटे सोफे का प्रचलन था। किसका? छोटा सोफा, छोटे सोफे का प्रचलन था। बहुत बड़े सोफे का नहीं, छोटे सोफे का प्रचलन था। ये 1715 से 1750 तक इसका प्रचलन रहा। और ये जो है हमारा रोकोको जो है, ये क्या करता है? ये अनौपचारिकता, असममितीय संतुलन का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? असममितीय संतुलन, जिसे असममितीय संतुलन का मतलब अनौपचारिक संतुलन, सममितीय संतुलन का मतलब औपचारिक संतुलन। सममितीय का मतलब औपचारिक होता है, असममितीय का मतलब अनौपचारिक। क्या करता है? अनौपचारिक संतुलन। तो रोकोको जो है यह असममितीय संतुलन यानी अनौपचारिक संतुलन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? रोकोको हमारा क्या है? रोकोको की शुरुआत फ्रांस से हुई 1715 से 1775 तक। इसमें क्या सोफे का आकार क्या होता था? छोटा होता था। और यह अनौपचारिक संतुलन को प्रदर्शित करता है। कौन? रोकोको। और रिनेसेंस जो है ये हमारे औपचारिक संतुलन को प्रदर्शित करता है। रोकोको किसको प्रदर्शित करता है? अनौपचारिक संतुलन को प्रदर्शित करता है। ओके। अब हमारा जो नियो क्लासिक है, ये क्या है? नियो क्लासिक शैली के जो फर्नीचर थे, इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी भी शुरुआत हम फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। इसके नियो क्लासिक की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। 1775 से कब तक इसका प्रचलन रहा? 1775 से 1800 तक इसका प्रचलन रहा। कब तक? 1775 से 1800 के मध्य तक या 1800 तक नियो क्लासिक का
प्रचलन रहा। और क्या करता है, ये जो नियो क्लासिक शैली है ये आराम और नाजुकता को प्रदर्शित करता है। किसको? आराम को। इसके जो उस शैली के फर्नीचर होते थे उसको देखने से ही आराम का प्रदर्शन होता है या बैठने पे आराम की अनुभूति होती थी। तो क्या करता था ये? आराम और नाजुकता, आराम और नाजुकता का प्रदर्शन, आराम और नाजुकता का प्रदर्शन करता है। कौन? नियो क्लासिक शैली के जो फर्नीचर हैं वो आराम और नाजुकता का प्रदर्शन करते हैं। ओके, आई बात समझ में? फर्नीचर का इतिहास हमने समझा, प्राचीन टाइम के फर्नीचर के बारे में, प्राचीन समय में कैसे फर्नीचर होते थे, विदेशी समय में कैसे फर्नीचर होते थे। तो प्राचीन जो फर्नीचर हमारा हमने बताया यह कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 15वीं शताब्दी से संबंधित है। इसमें जो फर्नीचर में जो नमूने और डिजाइन होते थे वो ग्रीक और रोमन से प्रभावित, यानी वहाँ के जो फर्नीचर के डिजाइन थे उससे ये प्रभावित थे, यानी उसी टाइप के फर्नीचर होते थे। और इस प्राचीन टाइम में क्या था, वैरायटी इसकी फर्नीचर की कम थी ना। जैसे पहले क्या होता था, अब तो तरह तरह के फर्नीचर आ गए हैं। बेड वगैरह क्या होता था, बस सीट की साइड थोड़ा सा उठा हुआ हो गया, हमारा बेड हो गया। बट अब तो पीछे, साइड में, बगल में, हर जगह मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनों में हमारे बेड आने लगे हैं, सोफे आने लगे हैं। तो प्राचीन टाइम में क्या था कि वैरायटी जो थी वो कम थी और पवित्रता का सूचक माना जाता था उस टाइम पे फर्नीचर को, जिसके यहाँ होता था। और दूसरा हमारा क्या है, विदेशी शैली के जो फर्नीचर होते थे उसमें हमारा रिनेसेंस शैली, बारोक शैली, रोकोको और नियो क्लासिक। अब रिनेसेंस जो थी इस शैली की शुरुआत हमारे इटली से हुई और इसका टाइम 1400 से 1800 के मध्य तक माना जाता है। इसमें हमने बताया क्लासिकल था, ढेर सारी कलाकृतियाँ होती थी। बारोक भी हमारा रिनेसेंस के ही समान था, इसकी भी शुरुआत इटली से हुई। रोकोको की शुरुआत फ्रांस से हुई, 1715 से लेकर 1775 तक इसका टाइम रहा, इसका प्रचलन रहा। इसमें सोफे का आकार छोटा होता था और अनौपचारिकता का यह प्रदर्शन करता था। कौन? रोकोको। और नियो क्लासिक की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। और टाइम इसका प्रचलन कब तक रहा? 1775 से 1800 के मध्य तक। ये आराम और नाजुकता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसमें से टाइम भी पूछे जाते हैं, मतलब टाइम पूछा गया इसलिए बता रही हूँ। तो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे रिनेसेंस किसका प्रदर्शन करता है? अनौपचारिकता का। औपचारिकता का ऑप्शन में दे दिया तो आप क्या करेंगे? औपचारिकता का प्रदर्शन करता है। इस तरह से इस टाइप के कई क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्नीचर का इतिहास। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे फर्नीचर के वर्गीकरण के बारे में। ये तो हमारा रहा फर्नीचर का इतिहास। अब हम लोग फर्नीचर के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ओके, जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट पेपर तो शुरू कर दूंगी, बट बीच में इसका मैराथन पूरे आल टॉपिक का जो है एक बार रिवीजन करवा दूंगी। मैराथन क्लास इसका किसका? मैनेजमेंट का लूंगी। उसके बाद हम न्यूट्रिशन का मैराथन लेंगे। उसमें क्या होगा, पूरे टोटल जितने टॉपिक हैं उन सभी का उस दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे थे? फर्नीचर का वर्गीकरण। क्या देखना है? फर्नीचर का वर्गीकरण। फर्नीचर का वर्गीकरण। और फर्नीचर का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। किसके किसके आधार पर? इस तरह से समझ सकते हैं इसका वर्गीकरण। फर्नीचर का जो वर्गीकरण है कई आधार पर किया गया। किसके आधार पर? मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर। और किसके आधार पर? पदार्थ के आधार पर। और किसके आधार पर?
शैली के आधार पर, बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर, शैली के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। इस तरह से हमारे फर्नीचर का वर्गीकरण किया गया। किसके किसके आधार पर? मूल्य के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, शैली के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। वन सेकंड। ओके, तो फर्नीचर का वर्गीकरण मूल्य के आधार पर। अब मूल्य के आधार पर हम कैसे समझेंगे? जैसे मूल्य के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। मूल्य के आधार पर जैसे सस्ता फर्नीचर, मध्यम मूल्य यानी मध्यम मूल्य का फर्नीचर, यानी और क्या? महंगा फर्नीचर। तो सस्ता फर्नीचर समझ गए, जो हमको सस्ता कम पैसे में मिलता हो सस्ता फर्नीचर, और जो ना जिसमें हमको ना बहुत ज़्यादा कम पैसा देना पड़े ना बहुत अधिक पैसा देना पड़े, तो मध्यम मूल्य का फर्नीचर कराएगा। और महंगा फर्नीचर जो जिसमें के लिए हमें बहुत अधिक पैसे खर्च करने हो, जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, उसे हम क्या कहेंगे? महंगा फर्नीचर। तो मूल्य के आधार पर फर्नीचर कौन कौन से हैं? सस्ता फर्नीचर, मध्यम फर्नीचर और महंगा फर्नीचर। और पदार्थ के आधार पर भी हमारे फर्नीचर कई प्रकार के हैं। जैसे फर्नीचर क्या? लकड़ी का भी आता है। पदार्थ का मतलब वह किस धातु का बना हुआ, पदार्थ का मतलब क्या हुआ? किस धातु का बना हुआ है। तो पदार्थ के आधार पर फर्नीचर हमारे लकड़ी के भी आते हैं, प्लास्टिक यानी फाइबर के भी आते हैं, और लोहे के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं। इस तरह से मतलब कई अन्य धातु हैं जिसके फर्नीचर आते हैं। तो जो है हमारा फर्नीचर पदार्थ के आधार पर भी कई प्रकार का होता है। लकड़ी का, प्लास्टिक का, लोहे का, स्टील का, अन्य धातुओं सभी में मतलब हमारे फर्नीचर आते हैं। बनावट के आधार पर जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत दो फर्नीचर आते हैं। कौन कौन से? केस फर्नीचर। कौन सा? केस फर्नीचर। अपहोस्ट्री। क्या है? अपहोस्ट्री। अपहोस्ट्री के बारे में हमने कल बताया था ना। अपहोस्ट्री क्या है? कई चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। ड्रेपरी क्या है, अल्बागोटा क्या है, अपहोस्ट्री क्या है। तो ये अपहोस्ट्री जो है हमारा बनावट के आधार पर जो फर्नीचर होते हैं उसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? केस फर्नीचर और अपहोस्ट्री। और शैली के आधार पर हमारा फर्नीचर भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पारंपरिक जो है हमारा फर्नीचर, और आधुनिक फर्नीचर। ओके। शैली के आधार पर हमारा पारंपरिक आधार पर जो पारंपरिक शैली का फर्नीचर है वो आएगा, और आधुनिक शैली का फर्नीचर इसके अंतर्गत आता है। आधुनिक टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखते होंगे मॉडर्न स्टाइल के कई प्रकार के हमारे फर्नीचर आने लगे हैं। और पारंपरिक जो होता है, परंपरा से हमारा चला आ रहा है, तो वो पारंपरिक शैली का क्या होगा? फर्नीचर होगा। उपयोगिता के भी आधार पर हमारे फर्नीचर कई प्रकार के टॉपिक वाइज हैं। जैसे हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उन उपयोगिता के अनुसार हमारा फर्नीचर होता है। जैसे हम मान लो बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं तो वहाँ यूज करने के लिए दूसरे टाइप का फर्नीचर, अंदर के लिए दूसरे टाइप का फर्नीचर, मतलब उपयोगिता के आधार पर हम फर्नीचर का यूज जैसे जैसे उपयोगी जिस तरह का हमको उसका यूज होगा उस तरह के फर्नीचर का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से फर्नीचर का वर्गीकरण मूल्य के आधार पर सस्ता फर्नीचर, मध्यम मूल्य का फर्नीचर और महंगा फर्नीचर। पदार्थ के आधार पर मतलब
धातु किस धातु से वह बने हुए, तो पदार्थ के आधार पर भी हमारे फर्नीचर कई प्रकार के होते हैं। हमारे फाइबर के भी चेयर आते हैं, फाइबर का भी डाइनिंग टेबल आता है। तो इस तरह से क्या है, ये लकड़ी का भी होता, प्लास्टिक का भी हो सकता, हमारे लोहे का भी बेड आपने देखा होगा, अलमीरा वगैरह जो है लोहे का होता है, लकड़ी का भी होता, कई धातुओं का हो सकता है। स्टील का भी देखे होंगे, रेलिंग वगैरह स्टील की लग रही ना, तो उसी का क्या हमारा बेड भी बनने लगा, हमारा सोफा भी स्टील में आने लगा है। तो जो है क्या है, पदार्थ के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर केस फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री और शैली के आधार पर हमने पारंपरिक फर्नीचर और आधुनिक यानी मॉडर्न स्टाइल के भी फर्नीचर के बारे में देखा है। ओके, उपयोगिता के आधार पर भी हमारे फर्नीचर क्या हमने बताया, जिस तरह से उपयोग होता है उस तरह के हम फर्नीचर लेते हैं। अब हमको लॉन में बाहर बैठना है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि सोफा बाकायदा बाहर लॉन में बारिश और धूप लगेगी तो वह खराब हो जाएगा ना, अगर खुला हुआ है तो उस अपनी उपयोगिता को देखते हुए हम फर्नीचर का यूज करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्नीचर क्या है। फर्नीचर बस लकड़ी का बना हुआ कुर्सी या चेयर नहीं है। फर्नीचर के अंतर्गत हमारे सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और छोटे छोटे मछिया पीढ़ा वगैरह सारे सब कुछ क्या आते हैं, हमारे फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। और हमने देखा फर्नीचर का उपयोग क्या है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से इसके कई उपयोग भी हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फर्नीचर का इतिहास, यानी हमने देखा प्राचीन टाइम में किस टाइप की शैली के फर्नीचर होते थे, आधुनिक विदेशी टाइप में किस तरह के फर्नीचर होते थे। ओके, फिर हम लोगों ने फर्नीचर का वर्गीकरण देखा। तो ये हमारे क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन का ही एक पार्ट है। तो फर्नीचर का हम लोगों का छोटा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।